Hello, my dear future chartered accountants. So, today we are going to cover the most important chapter that is cost and production. ये आपके एग्जाम्स में आपको 8 से 10 नंबर का मिलेगा. ठीक है? Okay, so now let's start with that theory of production. सो प्रोडक्शन का मतलब होता है मैन्युफैक्चर करना. आप जब भी मैन्युफैक्चर करते हो तो आपको कुछ रिसोर्सेज चाहिए होते हैं चीज़ों को प्रोड्यूस करने के लिए. ठीक है, उन रिसोर्सेज को हम बोलते हैं इनपुट. इनपुट क्या होते हैं? जैसे रॉ मटेरियल हो गया है ना, लेबर हो गई, ये सारे क्या होते हैं? इनपुट. इसको हम इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में बोलते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. क्या बोलते हैं हम इसको? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. तो हमारे पास बेसिकली 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है. सबसे पहला है हमारे पास लैंड, फिर है लेबर, फिर है कैपिटल एंड देन फोर्थ नंबर इज एंटरप्रेन्योर. लैंड यानी कि फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर. फ्री गिफ्ट है नेचर का. फॉर और कौन सा फ्री गिफ्ट है? सनलाइट, मिनरल्स, वाटर, है ना, ये सारे क्या है? फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर हैं. देन वी हैव समथिंग ह्यूमन एंडेवर, ह्यूमन का एफर्ट. ठीक है, दैट इज लेबर. तो लेबर हमारे पास दो तरीके की होती है. एक होती है हमारे पास स्किल्ड लेबर, एक होती है हमारे पास अनस्किल्ड लेबर. जो स्किल्ड लेबर होती है, फॉर एग्जाम्पल जो पढ़ी लिखी होती है, लिटरेट होती है, सीए, डॉक्टर, टीचर एक्सेट्रा. ठीक है. अनस्किल्ड यानी कि जिनको हम वेजेस दे के चलते हैं, जो एक्चुअल में वर्कर हैं, काम कर रहे हैं वो. ठीक है. देन वी हैव समथिंग कॉल्ड कैपिटल. जैसे अभी मैं लैपटॉप यूज कर रही हूँ, दैट इज ऑल्सो कैपिटल. और फैक्ट्री कैपिटल है, मशीनरी कैपिटल है. एंटरप्रेन्योर ऐसा पर्सन जो रिस्क लेता है, जो बिजनेस को स्टार्ट करता है, जो सारे के सारे ऑल फैक्टर्स को मैनेज करता है, उसे बोलते हैं हम एंटरप्रेन्योर. देखो, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हमने चैप्टर नंबर 1 में भी पढ़ा, चैप्टर नंबर 3 में भी पढ़ रहे हैं, चैप्टर नंबर 4 में भी पढ़ा, चैप्टर नंबर 5 नेशनल इनकम में भी पढ़ेंगे. क्लियर है? सो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट. परफेक्ट. अब हमारी प्रोडक्शन की डिफाइन जो है वो किसने दी है? जेम्स बेट्स ने दी है एंड जे.आर. पार्किंसन ने दी है. क्या बोला है? कि प्रोडक्शन एक प्रोसेस है जिससे एक मैन रिसोर्सेज को यूटिलाइज करता है, जिससे एक प्रोड्यूसर जो है वो यूटिलाइज करता है रिसोर्सेज को, ट्रांसफॉर्म करता है इनटू गुड्स एंड सर्विसेज. ट्रांसफॉर्म किस में करता है? गुड्स और सर्विसेज में करता है, ताकि वो ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई कर सके. फॉर एग्जांपल, मेरे को ब्रेड बनानी है, तो ब्रेड के लिए आई नीड वाटर, आई नीड व्हीट, सबसे इंपॉर्टेंट अवन, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ह्यूमन एफर्ट, दैट इज लेबर. तो इन चारों रिसोर्सेज को जब मैं क्लब कर दूंगी, और फिर मैं चारों रिसोर्सेज को क्लब करके मैंने ट्रांसफॉर्म किस में किया? ब्रेड में किया, ताकि मैं ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई कर सकूं. दैट इज प्रोडक्शन. डेफिनेशन किन्होंने दी है? दैट इज जेम्स पार्किंसन ने दी है, जेम्स बेट्स ने दी है एंड जे.आर. पार्किंसन ने दी है. ठीक है. प्रोडक्शन का मतलब है क्रिएशन एंड एडिशन ऑफ द यूटिलिटी, मतलब किसी चीज में यूजफुलनेस बढ़ाना. फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको पढ़ा कैसे पा रही हूँ? बिकॉज ऑफ द लैपटॉप, राइट, बिकॉज ऑफ द कैमरा. आई एम, मतलब मेरे पढ़ाने की यूजफुलनेस कैसे बढ़ रही है? विद द हेल्प ऑफ दीज रिसोर्सेज. सिमिलरली, जब भी कोई चीज, जैसे एक वुड है, ठीक है, वुड इतनी यूजफुल नहीं है जितना मेरे को टेबल सेटिस्फाई करके चल रहा है. टेबल मेरे को ज्यादा हेल्पफुल है. तो ऐसा हम प्रोडक्शन करके चल रहे हैं जिससे एक चीज की यूजफुलनेस बढ़ रही है, उसको बोलते हैं प्रोडक्शन. राइट. मैंने एक एग्जांपल वुड दे दी. दूसरी एग्जांपल आप सोचो कि किसकी वैल्यू नहीं है, और अगर हम उसको प्रोड्यूस करते हैं तो उसकी वैल्यू जो है वो बढ़ जाती है. क्लियर है? तो हमारे पास 4 टाइप ऑफ यूटिलिटी होती है. एक होती है फॉर्म यूटिलिटी, एक होती है हमारे पास प्लेस यूटिलिटी, एक होती है हमारे पास टाइम यूटिलिटी, फोर्थ इज पर्सनल यूटिलिटी, दैट इज माय फेवरेट. अच्छा, फॉर्म यूटिलिटी क्या है? जो कि फॉर्म को चेंज करेगा फॉर्म. कैसे? मेरे को शर्ट पहननी थी, शर्ट पहनने के लिए मुझे कॉटन तो पहनूंगी नहीं, कॉटन यूज हुआ है, कॉटन ने अपनी फॉर्म चेंज कर ली, शेप चेंज कर ली, और वो बन गया शर्ट. मैम ऐसे कैसे फॉर्म चेंज कर ली? अरे भैया, प्रोसेस लगा है, उस पर मशीन्स लगी हैं, तब टेलर साहब ने, मास्टर साहब ने उसको सिला है, उसके बाद आई कैन वेयर इट एज द शर्ट, है ना. फिर प्लेस यूटिलिटी, मतलब प्रोडक्शन कहीं और हुई है और यूटिलाइजेशन कहीं और हो रहा है. मतलब वीट की प्रोडक्शन कहाँ हुई? पंजाब में हुई. ठीक है. और यूज करने वाला
ऑल ओवर इंडिया है, तो पंजाब से वीट डिफरेंट डिफरेंट सिटीज और डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में जा रहा है, इसको बोलेंगे प्लेस यूटिलिटी, राइट। थर्ड इज टाइम, मतलब चेंजिंग द प्लेस। टाइम यूटिलिटी, टाइम यूटिलिटी का मतलब है दैट इज सही टाइम पर अवेलेबल एट द राइट टाइम, अवेलेबल एट राइट टाइम, यानी कि कोल्ड ड्रिंक्स, ठंडे पानी की, शरबत की, शिकंजवी की, नींबू पानी की, लाइम सोडा की, डिफाइन डिफाइन है कि यूजफुलनेस कब होती है, गर्मियों में या सर्दियों में? ऑब्वियसली गर्मियों में, यानी कि समर सीजन में इसकी डिमांड जो है वो ज्यादा होती है इन सब ठंडी ठंडी चीजों की, राइट, आइसक्रीम की। तो मतलब इस टाइम पे प्रोडक्शन जो है वो ज्यादा होनी चाहिए, अवेलेबल एट द राइट टाइम, दैट इज टाइम यूटिलिटी। देन वी हैव समथिंग, माय फेवरेट पर्सनल यूटिलिटी, यानी कि राइट पर्सन शुड गेट द राइट थिंग्स एट राइट टाइम, राइट पर्सन शुड गेट right thing at right time। इसका मतलब क्या है, सपोजिटली मुझे भी पढ़ाना है, तो मुझे लाइट चाहिए जो कि बार बार फ्लक्चुएट हो रही है, ठीक है, मुझे पढ़ाने के लिए लैपटॉप चाहिए, तो सही जगह पे सही टाइम पे सही चीज अवेलेबल होनी चाहिए। सो मैंने अभी तक 5 बारी लेक्चर को शूट करने की कोशिश करी है, 5 बारी अभी टचवुड अभी हो जाए, ठीक है, उससे पहले मैंने 5 टाइम्स कोशिश करी है, बिकॉज ऑफ द लाइट फ्लक्चुएशन मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर पा रही हूँ। नाउ अगेन, चलिए, तो मतलब मेरे को अभी रिक्वायरमेंट किसकी है, इलेक्ट्रिसिटी की, दैट इज माय पर्सनल यूटिलिटी राइट नाउ, ठीक है। और मेरे को पढ़ाने के लिए आई नीड द कैमरा, आई नीड लैपटॉप, आई नीड पेन, आई नीड बोर्ड, सो व्हाट नॉट, है ना, वो क्या होती है पर्सनल यूटिलिटी। एक बंदे की आईसाइट कम है, तो उसको उसको क्या चीज चाहिए, उसको ऑब्वियसली स्पेक्टिकल्स चाहिए। तो मतलब ये कौन सी यूटिलिटी आती है, पर्सनल यूटिलिटी, यानी कि जो बंदे को जो रिक्वायरमेंट है, पर्सनल नीड्स की रिक्वायरमेंट, पर्सनल नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए पर्सनल चीजें होना, दैट इज व्हाट यूटिलिटी। नाउ प्रोडक्शन डज नॉट इंक्लूड, पर आपकी मम्मी खाना बना रही है, ठीक है, आपके लिए प्यार से, मोहब्बत से, है ना, लव एंड अफेक्शन से, दैट इज नॉट प्रोडक्शन। वर्क जो हम प्यार से करते हैं, किसी के लिए मन से करते हैं, वो कभी भी प्रोडक्शन नहीं होता, ठीक है। हम किसी को चाहे कुछ बना ही रहे हैं, चाहे हम किसी के लिए पेंटिंग बना रहे हैं, चाहे हम किसी के लिए ग्रीटिंग कार्ड बना रहे हैं, ठीक है, गर्लफ्रेंड के लिए, बॉयफ्रेंड के लिए, वैसे ये वर्ड्स यूज नहीं करने चाहिए बट इट्स ओके, अभी समझाने के लिए, अगर हम किसी के लिए ग्रीटिंग कार्ड बना रहे हैं, लाइक हैंडमेड कुछ बना रहे हैं आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन, दैट इज नॉट प्रोडक्शन, बिकॉज उसकी जगह पे पैसा नहीं मिलने वाला आपको, ठीक है। वॉलंटरी सर्विसेज, फॉर एग्जाम्पल मैंने किसी एनजीओ में जाकर पढ़ाया, ठीक है, इन रिटर्न मुझे कुछ मिला नहीं, देन दैट इज अ वॉलंटरी सर्विसेज। एनजीओ में पढ़ाएंगे तो कुछ नहीं मिलेगा, या कुछ भी एनजीओ रिलेटेड एक्टिविटी करना, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंगली करना, मंदिर में जाकर या चैरिटी करना, दैट इज वॉलंटरी सर्विसेज, इज नॉट कवर्ड अंडर द प्रोडक्शन। जो एक फार्मर ने वीट प्रोड्यूस किया, या वेजिटेबल हार्वेस्ट करी, या वेजिटेबल्स को यूज किया, प्रोडक्शन करी, ठीक है, फॉर सेल्फ कंजम्पशन, दैट इज ऑल्सो नॉट इंक्लूडेड इन द प्रोडक्शन, क्योंकि सेल्फ कंजम्पशन से उसे पैसा नहीं मिलने वाला, ठीक है, तो प्रोडक्शन में ये सब चीजें नहीं आती हैं। देन समथिंग लैंड, अब हम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को डिस्कस करने वाले हैं, लैंड है, लेबर है, कैपिटल है, देन वी हैव एंटरप्रेन्योर, ठीक है, अब इसी के ऊपर डिस्कशन जो है वो चलने वाली है। तो लैंड क्या है, लैंड की सप्लाई हमेशा फिक्स्ड रहती है, यानी कि लैंड क्योंकि हमारे पास क्या रहे, फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर है, अब इंडिया में जितना लैंड अवेलेबल है बस उसी के साथ ही हम प्रोडक्शन कर सकते हैं, ठीक है। लैंड और कौन से हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जैसे कि सॉइल है ना, अर्थ की सरफेस है, रिवर्स हैं, फॉरेस्ट है, सनलाइट है, एयर है, मिनरल्स है, तो ये सारे क्या है, ये सारे फ्री रिसोर्सेज है, बट इकोनॉमिक्स में लैंड एक फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर है। इकोनॉमिक्स में क्या है, लैंड इज अ फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर, परफेक्ट, ठीक है, परफेक्टली इन इलास्टिक फ्रॉम द इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू। नाउ व्हाट इज इन इलास्टिक फ्रॉम द इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू, सप्लाई हमेशा लैंड की फिक्स रहती है, अगर इवन इफ इसका प्राइस डबल भी हो जाए, ठीक है, 2 टाइम्स भी हो जाए, 10 टाइम्स भी हो जाए, राइट, लैंड रिमेन्स द सेम, लैंड
फिक्स ही रहने वाला है, हम उसे बढ़ा नहीं सकते, ठीक है। तो इसकी सप्लाई फिक्स है, दैट्स वाई इन इलास्टिक। नाउ इलास्टिक क्या होता है? इलास्टिक का मतलब होता है जिसको हम चेंज कर सकते हैं। इन इलास्टिक का मतलब क्या होता है? जिसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं, जिसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और ये परमानेंट है, इंडिस्ट्रक्टेबल नहीं है इसका। और अच्छा, थर्ड पॉइंट तो रह ही गया, दैट इज रिलेटिवली इलास्टिक। रिलेटिवली इलास्टिक फ्रॉम इंडिविजुअल और फॉर्म। एक बंदे को बिजनेस करना है तो वो ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकता है? लैंड को रेंट कर सकता है, ठीक है, या तो वो क्या कर सकता है? बाय कर सकता है, राइट। लैंड को या तो क्या कर सकते हो? बाय कर सकते हो, या तो मोर लैंड ले सकते हो। तो जैसे कि रिलायंस ने एक और प्लॉट खरीदा फैक्ट्री के लिए, ठीक है, अनदर फैक्ट्री के लिए उसने एक प्लॉट खरीदा, दैट इज रिलेटिवली इलास्टिक फ्रॉम इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू। इन इलास्टिक फ्रॉम, ये दोनों ही पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इन इलास्टिक फ्रॉम इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू, इलास्टिक फ्रॉम इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू। परमानेंट है, लैंड कभी भी एग्जॉस्ट नहीं होता, लैंड कभी उसकी फर्टिलिटी चेंज हो सकती है वो पर लैंड कभी भी खराब नहीं हो सकता, लैंड हमेशा एग्जिस्ट करता है। बिल्डिंग डिस्ट्रॉयज होती है, डिस्ट्रॉय होती हैं, लैंड कभी भी डिस्ट्रॉयज नहीं हो सकता, मतलब डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता, ठीक है, ओके। देन इज इट इज अ पैसिव फैक्टर, ठीक है। पैसिव फैक्टर क्या है? आप क्या चाहते हो? आराम से बैठे बैठे पास हो जाओ? नहीं, आपको उसके लिए एफर्ट करना पड़ेगा। दैट मीन्स यू हैव टू बी वेरी मच एक्टिव, है ना। पैसिव मतलब ऐसे हाथ पे हाथ रख के बैठे रहना, तो ऐसे तो काम नहीं चलने वाला, राइट। तो लैंड क्या है? पैसिव फैक्टर है, यानी कि लैंड इटसेल्फ कैन नॉट प्रोड्यूस एनीथिंग, वो खुद से नहीं प्रोडक्शन नहीं कर सकता। इट नीड्स दो चीजें, क्या? एक तो लेबर, और दूसरा क्या? कैपिटल। तीसरा क्या? ह्यूमन। ऑब्वियसली लेबर इज अ ह्यूमन, है ना। तीसरा क्या? कैपिटल। तो लैंड तभी प्रोडक्शन कर सकता है ना। और ये जैसे कि एक फर्टाइल फील्ड पे फार्मर कुछ, मतलब फर्टाइल फील्ड खुद से कुछ नहीं कर सकते जब तक फार्मर नहीं उसके ऊपर प्रोडक्शन करता, ठीक है। विदाउट प्रोड्यूसर, विदाउट फार्मर, फर्टाइल लैंड इज ऑल्सो वेस्ट। चलो, नेक्स्ट इज इमूवेबल, इमोबाइल। नेक्स्ट इज इमोबाइल। इमोबाइल का मतलब है लैंड को हम कभी भी कहीं पे भी शिफ्ट नहीं कर सकते, एक जगह से दूसरी जगह पे लेके नहीं जा सकते। फॉर एग्जाम्पल, आप मुंबई को दिल्ली की जगह नहीं लेके जा सकते, दिल्ली की लैंड को मुंबई में नहीं लेके जा सकते, है ना। तो आप खुद मूव होते हो, आपका लैंड जो है वो नहीं मूव होता, दैट मीन्स लैंड इज इमोबाइल। और लैंड के बहुत सारे मल्टीपल यूजेस हैं। कुछ लैंड यूज होते हैं फैक्ट्रीज के लिए, कुछ लैंड यूज होते हैं फार्मिंग के लिए, कुछ लैंड यूज होते हैं मॉल्स के लिए, कुछ लैंड यूज होते हैं स्कूल के लिए, कुछ लैंड यूज होते हैं हॉस्पिटल के लिए। डिफरेंट, मतलब हर लैंड का डिफरेंट डिफरेंट पर्पस है, डिफरेंट डिफरेंट मल्टीपल यूज है, कुछ भी कहीं पे भी हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। हेट्रोजीनियस मतलब एवरी लैंड डिफर्स, हर लैंड एक दूसरे से क्या है? डिफरेंट है इन टर्म्स ऑफ फर्टिलिटी। कुछ लैंड्स ज्यादा फर्टाइल होते हैं, कुछ लैंड्स कम फर्टाइल होते हैं, कुछ जमीन बंजर होती हैं, कुछ पे बहुत ज्यादा प्रोडक्शन हो सकती है, ठीक है। कुछ लैंड की क्लाइमेटिक कंडीशन, लैंड की क्लाइमेटिक कंडीशन ऑल्सो मैटर, लोकेशन ऑल्सो मैटर, ठीक है, क्लियर है। तो जो मुंबई का लैंड है, हम उसे ये नहीं बोल सकते कि वो विलेज का लैंड है, विलेज लैंड अलग होगा, मुंबई का लैंड अलग होगा। मुंबई में जो लैंड होगा वो अलग तरीके का होगा, क्योंकि क्लाइमेटिक कंडीशंस अलग है, लोकेशन अलग है। थैंक यू, ठीक है। सो नेक्स्ट इज लेबर। नेक्स्ट इज व्हाट? लेबर, दैट इज सेकेंड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। आई थॉट फिर से अब गया, इतनी जोर से वो दरवाजा हुआ, इधर इलेक्ट्रिसिटी का फिर से हो गया, चलो। एनीवेज, लेबर, लेबर का मतलब क्या है? ह्यूमन एफर्ट, ठीक है। ऑब्वियसली लैंड कोई काम का नहीं जब तक ह्यूमन एफर्ट नहीं लगेगा, चाहे वो फिजिकल हो, चाहे वो मेंटल हो, चाहे वो इकोनॉमिक। और ऑब्वियसली लेबर जो काम करती है
हम लोग भी काम करते हैं, कोई भी पर्सन जो है वो काम करता है फॉर द इकोनॉमिक रिवॉर्ड के लिए ही करता है, राइट? सो फिजिकल के लिए, स्किल्स के लिए दिमाग का काम करना, यानी कि मेंटल काम करना, इंटेलेक्ट, राइट, मेंटली काम करना, दिमाग से काम करना, और फिजिकल यानी कि जैसे जो फिजिकली एफर्ट, लेबर मजदूर जो होती है वो फिजिकली एफर्ट ज़्यादा लगाती है एज कम्पेयर टू द डॉक्टर्स, क्योंकि उनका उनका एग्जर्शन कैसे होता है, विद द हेल्प ऑफ माइंड, ठीक है? इकोनॉमिक रिवॉर्ड, फॉर एग्जाम्पल एक टीचर है, एक सीए है, एक डॉक्टर है, एक वर्कर है, एक ड्राइवर है, एक मतलब सब के सब, ठीक है? बट मदर इज नॉट अ लेबर। क्यों? क्योंकि वो चाइल्ड को अगर कुछ खिला रही है, कुछ कुक करके कर रही हैं, तो उनको कोई रिवॉर्ड नहीं मिल रहा है, उनको कोई रिवॉर्ड नहीं मिल रहा है। इफ नो रिवॉर्ड इज गिवन देन नो, अगर कोई इकोनॉमिक रिवॉर्ड नहीं है तो वो लेबर नहीं कहलाता, ठीक है? तो मदर इज नॉट अ लेबर। वैसे भी वो मदर की जो की हुई चीज है वो प्रोडक्शन भी नहीं होती, राइट? क्लियर है? फिर हमारे पास आते हैं व्हाट इज लेबर के करेक्टरिस्टिक्स। व्हाट आर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लेबर? तो वी हैव समथिंग, हमारे पास बहुत सारे लेबर के करेक्टरिस्टिक्स हैं, फीचर्स हैं, ठीक है? फॉर एग्जांपल सबसे पहला फीचर है पेरिशेबल, ठीक है? पेरिशेबल का मतलब है आज हमने सपोजिटली लेबर को नहीं यूज किया, मेरे पास बच्चे आते हैं कुछ काम सीखने के लिए, आज मैंने उनको कोई काम नहीं दिया, मैं ये नहीं बोल सकता मैं आज उनको काम नहीं दूंगा, मैं अगले दिन उनसे डबल निकलवा लूंगा। नो, उनका अनयूज्ड लेबर कैन नॉट बी यूज्ड, कैन नॉट बी स्टोर्ड। फॉर एग्जाम्पल आज तुम अनएम्प्लॉयड हो क्योंकि तुम पढ़ रहे हो, है ना? चलो हम एग्जाम्पल तुम्हारी लेते ही नहीं है, तुम तो बहुत अच्छा पढ़ रहे हो, है ना? एक वर्कर है जो कि अनएम्प्लॉयड है आज, ठीक है? उसकी आज की लेबर जो है, जो वो तो गई, मतलब पेरिशेबल है, परमानेंटली आज के लिए वो क्या गई, लॉस्ट हो गई, दैट इज पेरिशेबल। सो और ऑल्सो लेबर रिक्वायर्स द ह्यूमन एफर्ट, एक्टिव फैक्टर है ना? लैंड क्या था, पैसिव फैक्टर था, इनसेपरेबल फ्रॉम लेबरर और मोबाइल। तो ह्यूमन एफर्ट फिजिकल होता है, मेंटल होता है, बोथ होता है। फॉर एग्जाम्पल एक सीए है तो उसका दिमाग का काम ज्यादा है, मेंटल वर्क जो है वो ज्यादा है। एक कंस्ट्रक्शन वर्कर है जिसने साइट पे काम करना है तो उसका फिजिकल एफर्ट क्या है, ज्यादा है। एक्टिव फैक्टर क्यों है? क्योंकि प्रोडक्शन तभी स्टार्ट होगी जब लेबर काम करेगा। इनसेपरेबल है, एक मेरे से क्या आप मेरी एजुकेशन छीन सकते हो? द आंसर इज नहीं। तो एक लेबर का काम स्किल्स का होता है, उसकी स्किल्स कभी भी खींची नहीं जा सकती, उससे ली नहीं जा सकती। मशीन्स खराब हो सकती हैं बट एक लेबरर से हम उसका लेबर को हम लेबरर से सेपरेट नहीं कर सकते। क्लियर है? देन मोबाइल, लेबर कहीं पे भी जा सकती है, मोबाइल होती है, कैन शिफ्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ओके, लेबर की पावर डिफरेंट होती है, हर बंदे की कैपेबिलिटी, हर बच्चे की कैपेबिलिटी, हर बच्चे के स्किल्स, हर लेबर की स्किल्स, स्पीड, नॉलेज सबकी डिफर होती है। सो ऑब्वियसली लेबर पावर डिफर्स इन टर्म्स ऑफ स्किल, in terms of speed and in terms of knowledge। क्लियर है? ठीक है? पुअर बार्गेनिंग पावर, यूजुअली जो वर्कर्स होते हैं उनको वीक ट्रीट किया गया है, क्योंकि उनके पास, उनके एम्प्लॉयर के पास हाई बार्गेनिंग पावर होती है, लेबरर के पास लोअर बार्गेनिंग पावर होती है। क्यों? क्योंकि उसको काम चाहिए, उसको अपने दिन की मजदूरी कमानी है। तो जो बंदे उसे एम्प्लॉय करते हैं, एम्प्लॉयर्स होते हैं, वो उनको पता है कि इस बंदे को काम चाहिए, कम में भी ये काम करेगा क्योंकि ही नीड्स द मनी, तो इसीलिए पुअर बार्गेनिंग पावर, ठीक है? वर्कर यूजुअली हैव द पुअर बार्गेनिंग पावर देन देयर employers, sorry। चॉइस बिटवीन द आवर ऑफ लेबर और आवर ऑफ लेजर, हर पर्सन अपना डिसाइड करता है कि मेरे को कितना घंटा काम करना है, कितना मुझे लेजर चाहिए, कितना मुझे फन चाहिए, कितना मुझे एंजॉयमेंट चाहिए, ठीक है? तो ऑब्वियसली लेबर जो है वो कर सकता है अपने उसको उसको पता है कि मेरे को कितना लेबर करना है, कितना लेजर एक्टिविटी करना है। सप्लाई कर्व लेबर का वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एमसीक्यू, बैकवर्ड शेप, बैंडिंग शेप होता है। क्यों? इनिशियली अच्छा मैंने इसको एक्सप्लेन नहीं किया, चलिए।
इनिशियली लेबर को क्या मिलती है, हाई वेजेस देते हैं हम, ठीक है, ताकि लोग काम करें, पीपल वर्क मोर, यहां लिख दो हाई वेजेस इनिशियली, ताकि वो और काम करें, पीपल वर्क मोर। एक पॉइंट के बाद वेरी हाई वेजेस की वजह से लोग कहते हैं अब मेरे पास पैसा हो गया, नाउ आई विल प्रेफर लेजर, ठीक है। तो इसीलिए वो क्या करता है, अब वो लेजर की तरफ जा रहा है तो उसका कर्व क्या हो जाता है, बेंडिंग, बैकवर्ड बेंडिंग, तो इट कर्व बेंड्स बैकवर्ड। क्यों बैकवर्ड जाता है, क्योंकि सबसे पहले उसे वेजेस मिलती हैं, फिर बहुत लेबर का यूजुअली नेचर है जब उसे बहुत सारे वेजेस मिलती है तो वो फिर अब कहता है कि अब मेरे को लेजर चाहिए, अब मेरे को लेजर चाहिए, अब मैं आराम करूंगा, दैट्स व्हाई सप्लाई कर्व ऑफ लेबर इज बैकवर्ड बेंडिंग, ठीक है। सप्लाई को डिमांड एडजस्टमेंट, टोटल सप्लाई ऑफ लेबर कैन नॉट बी इंक्रीज्ड और डिक्रीज इंस्टेंटली, देखो इंस्टेंटली मतलब स्पॉट में, ऑन द स्पॉट में। आई होप आपको ऑन द स्पॉट का मतलब पता है ना, नाउ, राइट। तो नए वर्कर्स को हम ओवरनाइट क्रिएट नहीं कर सकते हैं, लेके नहीं आ सकते हैं, दैट्स व्हाई, ठीक है। अगर लॉन्ग रन है तो उसमें हम चेंज कर सकते हैं, बट शॉर्ट रन में इट इज नॉट पॉसिबल। नाउ नेक्स्ट थर्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज कैपिटल। तो produced means or man-made instrument of production refers to all the factors, assets, part of wealth, total asset and are used for further production of wealth। तो कैपिटल का मतलब क्या है, कैपिटल का मतलब है मैन मेड रिसोर्सेस। सबसे पहली बात तो इंस्ट्रूमेंट का मतलब रिसोर्सेस, फॉर किसके लिए, फर्दर प्रोडक्शन के लिए, ठीक है। तो मतलब हम मैन मेड रिसोर्सेज को यूज कर रहे हैं ताकि और प्रोडक्शन कर सके। फॉर एग्जांपल हमने मशीनरीज को यूज किया और प्रोडक्शन के लिए, हमने और फैक्ट्रीज ली ताकि और प्रोडक्शन हो सके, नए नए कंप्यूटर्स लिए ताकि और वर्कर्स बैठ सके और काम हो सके, नए नए ट्रक्स लिए, ठीक है। तो यूजुअली मशीन से फर्नीचर बन रहा है, मशीन क्या है, एक कैपिटल है, फर्नीचर क्या है, एक कंज्यूमर गुड है, ठीक है, क्लियर है, ओके। सो इट रेफर्स टू पार्ट ऑफ वेल्थ, यानी कि टोटल एसेट्स आर यूज्ड फॉर फर्दर प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ। तो कैपिटल इज आर द मशीनरी आर द एसेट, राइट, राइट। सो कैपिटल क्या है, स्टॉक कॉन्सेप्ट है, वेरी इंपॉर्टेंट। कैपिटल एक स्टॉक कॉन्सेप्ट है, यानी कि एक मशीनरी एक टाइम पे होती है जिसको हम एक पॉइंट ऑफ टाइम पे है, बिकॉज एट अ पॉइंट है, अभी मेरे पास है तो ये क्या है, स्टॉक है। जब मैं इसे मैं बेचने पे लगाऊंगी तो ये क्या होगा, फ्लो कॉन्सेप्ट होगा, ठीक है। मशीनरी के ऊपर हम रेंट या फिर हम प्रॉफिट हर मंथ अर्न कर रहे हैं, इनकम क्या है, फ्लो कॉन्सेप्ट है, यील्ड पीरियोडिकल इनकम विच इज अ फ्लो कॉन्सेप्ट। अगर हम कैपिटल को रेंटल पे दे रहे हैं तो इट मीन्स इट इज अ फ्लो कॉन्सेप्ट। नाउ वी हैव सम काइंड ऑफ इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ कैपिटल। सबसे पहले है हमारे पास फिक्स्ड कैपिटल, यानी कि ड्यूरेबल नेचर की, जिसको हम लॉन्गर पीरियड तक यूज कर सकते हैं, रिपीटेडली यूज कर सकते हैं, बार बार यूज कर सकते हैं। जैसे कि फैक्ट्री को बार बार यूज किया जाता है, मशीनरी को बार बार यूज किया जाता है, बिल्डिंग को बार बार यूज किया जाता है। देन वी हैव समथिंग कॉल्ड सर्कुलेटिंग कैपिटल, ठीक है। सर्कुलेटिंग कैपिटल मतलब हमने उसे सिंगल यूज के लिए किया, यूज्ड वन, एक यूज के बाद काम खत्म, ठीक है। एग्जाम्पल फ्यूल लिखा है मैंने, ओके। रॉ मटेरियल एक बारी हमने यूज किया, कैन नॉट बी यूज्ड इन द फर्दर प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। सीड्स एक बारी यूज कर लिया, कैन नॉट बी यूज्ड इन द फर्दर प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। नाउ वी हैव थर्ड टाइप ऑफ कैपिटल, दैट इज सोशल कैपिटल। तो सोशल कैपिटल किसकी होती है, सोसाइटी की, जो कि ओन करती है सोसाइटी, ओन बाय सोसाइटी। फॉर एग्जाम्पल रोड्स हैं, ब्रिजेस हैं, रेलवेज हैं, वो किसके हैं, सोसाइटी के हैं, सबके लिए हैं, सबके विकास के लिए हैं, दैट इज माय सोशल कैपिटल। नाउ फोर्थ टाइप ऑफ कैपिटल इज रियल कैपिटल, जिसको हम टच कर सकते हैं, टेंजिबल होती है, जो कि है बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी एक्सेट्रा। देन वी हैव ह्यूमन कैपिटल, यानी कि ह्यूमन स्किल्स, नॉलेज, उसकी एबिलिटी, मतलब लेबर की एबिलिटी क्या है। व्हेन आई से लेबर, तो लेबर इंक्लूड्स बोथ स्किल्ड ऑल्सो, अनस्किल्ड ऑल्सो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर की
मेडिकल नॉलेज, ओके। देन वी हैव समथिंग कॉल्ड टेंजिबल कैपिटल। तो टेंजिबल कैपिटल एक इस तरीके की होती है जिसको हम इनटेंजिबल, सॉरी, जिसको हम टेंजिबल कैपिटल जिसको हम टच कर सकते हैं, इनटेंजिबल कैपिटल जिसको हम टच नहीं कर सकते हैं। टेंजिबल की एग्जांपल एनीथिंग, बिल्डिंग, मशीनरी, फैक्ट्री, व्हीकल एक्सेट्रा। इनटेंजिबल यानी कि गुडविल हो गई मेरे पास, पेटेंट हो गया, कॉपीराइट हो गया, ठीक है, जिसको हम सेंस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, राइट। फिर आता है हमारे पास इंडिविजुअल कैपिटल। इंडिविजुअल कैपिटल मतलब पर्सनली ओन्ड प्रॉपर्टी, यानी कि आपका खुद का लैपटॉप, आपका खुद का मोबाइल फोन, राइट। तो these are the 7 types of the capitals, most important kinds of capital आपने पढ़ी 7। now comes capital formation और investment, very important। नेशनल इनकम में हमने इसको के नाम से डिनोट किया था, राइट। तो कैपिटल फॉर्मेशन क्या होती है, इन्वेस्टमेंट क्या होती है, मतलब आप जब भी रियल कैपिटल स्टॉक बढ़ाओगे, एग्जाम्पल आपने नई फैक्ट्रीज को खरीदा, आपने नई मशीन को खरीदा, इसका मतलब है रियल कैपिटल आपकी बढ़ गई, ठीक है। इट मीन सस्टेन्ड इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ रियल कैपिटल। फॉर एग्जाम्पल आपने और कैपिटल गुड्स खरीदी लाइक मशीनरी, फैक्ट्री एक्सेट्रा, जो कि फर्दर प्रोडक्शन में आपकी हेल्प करेगी। आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी को इसने क्या कर दिया, बढ़ा दिया, दैट इज नोन एज कैपिटल फॉर्मेशन। नाउ यू हैव स्टेजेस ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। सबसे पहला क्या है, सेविंग्स। तो सेविंग्स क्या है, ऑब्वियसली पीपल सेव मनी। फर्स्ट स्टेज, कैपिटल कैसे फॉर्म होती है, कैपिटल कैसे बनती है। फॉर एग्जाम्पल आपने नया गोल्ड लिया, तो आप सबसे पहले तो आप क्या करोगे, सेव करोगे ना, सेविंग करोगे। देन इज मोबिलाइजेशन ऑफ द सेविंग। इसका मतलब है आप जब भी सेविंग करते हो, तो हम ये मान के चलते हैं इकोनॉमिक्स में, आप बैंक में सेविंग्स करते हो, ठीक है। तो आपका पैसा किसके पास गया है, बैंक के पास गया है, बैंक कलेक्ट्स द सेविंग। इन्वेस्टमेंट आपने क्या किया, बैंक ने, अब आपने इन्वेस्टमेंट, आपने बिजनेस खरीदना था, आपने फैक्ट्री खरीदनी थी, तो आप बैंक के पास गए, बैंक लेंड्स मनी फॉर फैक्ट्रीज। तो हुआ क्या, स्टेजेस क्या है, एक बंदा सेव कर रहा है, 1 पर्सन, 1 हाउस होल्ड इज सेविंग, वो बैंक के पास जा रहा है, बैंक आगे किसी और को दे रहा है। तो मतलब जब आपने सेविंग करी, आपने कहाँ करी, बैंक में करी, दैट इज मोबिलाइजेशन, ठीक है। और थर्ड इज इन्वेस्टमेंट, जो आप किसी और पर्सन ने बैंक से क्या लिया, लोन लिया, क्योंकि उसके पास पैसा नहीं था, राइट। तो stages is SMI, that is savings, mobilization and investment, right। entrepreneur कौन होता है, फोर्थ फैक्टर ऑफ द प्रोडक्शन। सो वन ऑर्गेनाइजर, मैनेजर, रिस्क टेकर, उनको हम बोलते हैं एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर ही होता है जो बाकी सारे फैक्टर्स को ऑर्गेनाइज करता है, बाकी सारे फैक्टर्स को मैनेज करता है, ठीक है, डिसीजंस लेता है, रिस्क बेयर करता है और बिजनेस को स्टार्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल एक बिजनेसमैन ने एम्प्लॉयज को हायर किया, मशीनरी बाय करी, या फिर लोन लिया बैंक से और प्रोडक्शन को स्टार्ट किया, तो वो कौन होगा, एंटरप्रेन्योर होगा, ठीक है। वन हु हायर्स ऑल द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। सबसे पहले तो ही इनिशिएट्स द बिजनेस, ही स्टार्ट्स द प्रोडक्शन, ही स्टार्ट्स द प्रोडक्शन। सेकेंड, उनके उसके पास प्रैक्टिकली वो रिस्क बेयर करता है बिजनेस को स्टार्ट करने का। रिस्क को हम कभी भी डेलीगेट नहीं कर सकते, जिसने बिजनेस चालू किया होता है रिस्क हमेशा उसका होता है, रिस्क कैन नॉट बी डेलीगेटेड। थर्ड इज इनोवेशन। इनोवेशन की डिफाइन किसने दी है, हमेशा ध्यान रखना, इनोवेशन की जो डिफाइन दी है वो स्कम पीटर ने दी है। अभी तक हमने एक तो JR पर्सन पढ़ा था और एक हमने जेमसन पढ़ा था, राइट, जिसने प्रोडक्शन की डिफाइन दी थी, जेम्स बेट्स, जेमसन। ओहो, जेम्स बेट्स, ठीक है, जेमसन से याद रखना, जेम बेट्स। सो JR। नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन, दैट इज इनोवेशन। तो इनोवेशन क्या होता है, नए नए तरीके, नए नए स्किल्स लेके आना, ठीक है। जैसे कि एप्पल ने अपना आईफोन लेके आया था
प्रोसेसर अलग सा लेके आया था। सिमिलरली बहुत सारे इनोवेशन लोग करके आते हैं, है ना, नई नई चीज़ें लेके आना, दैट इज इनोवेशन, राइट। जब रेडमी आया था, उसने अपनी इनोवेशन दिखाई थी। नोकिया ने इनोवेशन नहीं दिखाई तो ऑटोमेटिकली वो मार्केट से बाहर हो गया, है ना। चेतक स्कूटर आता था पहले, इनोवेशन नहीं दिखाई तो ऑल मार्केट से निकल गए। सो इनोवेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, डिफाइंड बाय स्कम्प्टर, राइट। फिर हमारे पास एंटरप्राइज के कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, ये आपने 11th क्लास में पढ़ा था। हमारे पास 3 ऑब्जेक्टिव होते हैं, दैट इज सोशल ऑब्जेक्टिव्स, ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स, पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स और इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, जिसमें हम सर्वाइवल ग्रोथ वो देखते थे, एक्सपेंशन। फिर हमारे पास ह्यूमन ऑब्जेक्टिव होता था कि ह्यूमंस के नीड्स का ध्यान रखना है, उनको फेयर वेजेस देनी है, फेयर सैलरी देनी है। फिर हमारे पास एक तो वो आता था सोशल ऑब्जेक्टिव, सोसाइटी के लिए सोच के चलना है, टैक्सेस गवर्नमेंट को पे करके चलने हैं, एंड ऑल दीज थिंग्स, ठीक है। ऑर्गेनिक में हमारे पास बिल्कुल मिनिमम ऑब्जेक्टिव्स हैं, जैसे कि सर्वाइवल है, ग्रोथ है, एक्सपेंशन है। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव का मतलब है प्रॉफिट, सेल्स मैक्सिमाइजेशन, ठीक है। मतलब यहाँ पर इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव का मतलब है प्रॉफिट कमाना, क्योंकि प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड फॉर द बिजनेस। आप सर्वाइव तभी करते हो, आप रिस्क ले रहे हो तो यू वांट द रिवार्ड, एंड दैट रिवार्ड इज नथिंग बट द प्रॉफिट। सेल्स को मैक्सिमाइज करना आपका ऑब्जेक्टिव होता है। थर्ड इज सोशियो ऑब्जेक्टिव्स, आप एक सोसाइटी में रहते हो, आप अगर उसको पॉल्यूट करके चलोगे तो आपको लोग छोड़ेंगे नहीं, राइट। तो इसीलिए आपको कोशिश करनी है कि स्टैंडर्ड क्वालिटी गुड्स, तो अनअडल्टरेटेड गुड्स नहीं देके चलने हैं, मिक्सिंग वाले गुड्स नहीं देके चलने हैं, ठीक है। स्टैंडर्ड क्वालिटी के साथ मीट करने चाहिए, वही वाले प्रोडक्ट्स जो है हमें देकर चलने हैं। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन क्रिएट करनी है, कंज्यूमर के बारे में सोचकर चलना है, ठीक है। फिर आते हैं हमारे पास ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स, वही पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स जो आते हैं लोगों के, कि हमें उनको फेयर डील देनी है, डिफरेंट लेवल ऑफ एम्प्लॉयज को, उनको प्रमोशन के बारे में सोचना है, उनकी पेयर रिकॉग्निशन होनी चाहिए, इन सब के ऊपर देख के चलना है। देन इंपॉर्टेंट नेशनल ऑब्जेक्टिव, हमें नेशन के प्रति भी ध्यान रखना चाहिए, इनइक्वालिटी कम करनी है। इनइक्वालिटी हम कैसे कम कर सकेंगे, जब हम उनको वर्क देंगे, एम्प्लॉयज़ रखेंगे, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेंगे, ठीक है। सेल्फ रिलायंस, मतलब इंडिया के ऊपर ही फोकस्ड रहेंगे, बाहर से हम ज़्यादा इम्पोर्ट नहीं कराएंगे, हम नेशन की प्रियोरिटीज़ के अकॉर्डिंगली प्रोड्यूस करेंगे। Perfect. Now comes main game of this chapter, that is production function, which is defined by Samuelson. अब तक हमने 3 ऑथर्स पढ़ लिए, पहला JR, फिर वो जेम्स बेट, स्कम्प्टर, नाउ Samuelson, ठीक है, सेम्यूल्सन। सो प्रोडक्शन फंक्शन क्या है? प्रोडक्शन फंक्शन सेम्यूल्सन जी कहते हैं कि ये रिलेशनशिप शो करता है किसका? इनपुट का, आउटपुट का। किसका रिलेशनशिप शो करता है? इनपुट का आउटपुट के साथ। इनपुट मतलब रॉ मटेरियल, ठीक है, उसका आउटपुट के साथ। तो इनपुट को हम जब करते हैं ना, तो हम उसे क्यू फैक्टर से हम डिनोट कर रहे हैं, क्यू यानी कि लेबर एंड कैपिटल, ठीक है। और क्यू को हम इस तरीके से डिनोट कर सकते हैं, क्यू इज इक्वल टू एफ ब्रैकेट एल दैट इज के। एल स्टैंड्स फॉर लेबर, के स्टैंड्स फॉर कैपिटल, ओके। फॉर एग्जाम्पल लेबर कितनी है? लेबर है 5, या फिर लेबर कितनी है 10। तो 5 लेबर से हमने कितने प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करे, यूनिट्स प्रोड्यूस करे? 100। और ऑब्वियसली अगर हमने 10 लेबर हायर करी है तो हमारी प्रोडक्शन बढ़नी चाहिए, तो 180 यूनिट्स हमारी प्रोडक्शन हो गई, यानी कि इनपुट का रिलेशनशिप विद द आउटपुट। क्या रिलेशनशिप अभी आपको समझ लगा है? कोई रिलेशनशिप नहीं समझ लगा है ना। जब जब हम लेबर को बढ़ाएंगे तब तब क्या होगा? प्रोडक्शन हमारी क्या होगी? बढ़ेगी। पहले लेबर 5 थी, फिर 10 हो गई, बढ़ाई 100 से प्रोडक्शन 180 हो गई, ठीक है। सो हमने उसको लेबर यानी कि आउटपुट क्या होता है? डिपेंडेंट होती है किसके ऊपर? इनपुट के ऊपर।
प्रोडक्शन जो है वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है, लेबर के ऊपर, मतलब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर जो है वो डिपेंडेंट है, राइट। सो अजम्पशन क्या है, हम जब भी मान के चलते तो हम ये मान के चलते हैं कि टेक्नोलॉजी क्या है, कांस्टेंट रहेगी, एफिशिएंसी इम्प्रूव नहीं हो रही है, वो भी कांस्टेंट रहेगी, ठीक है, और हमारी एफिशिएंसी क्या है, मैक्सिमम है, मतलब हम बहुत समझदार हैं, हमारी लेबर एकदम स्किल्ड है, अच्छे से यूटिलाइज कर रही है सारे के सारे रिसोर्सेज को, नथिंग इज गेटिंग वेस्टेड, ठीक है। और स्पेसिफिक पीरियड में एक रिलेशनशिप जो है वो एग्जिस्ट करके चल रहा है, क्या किसके बीच में रिलेशनशिप है, इनपुट का आउटपुट के साथ, ठीक है। Now we have two terms, that is short run and second is long run. What is short run? Short run एक ऐसा टाइम पीरियड है जिसमें एक फैक्टर क्या रहता है, एटलीस्ट वन फैक्टर फिक्स्ड, क्या रहता है, एटलीस्ट वन फैक्टर फिक्स्ड रहता है, ठीक है। लॉन्ग रन में सारे के सारे फैक्टर्स, ऑल फैक्टर्स वेरिएबल रहते हैं। मैम ये फिक्स्ड और वेरिएबल क्या है, फिक्स्ड का मतलब होता है आप उनको चेंज नहीं कर सकते हो, वेरिएबल का मतलब होता है आप उसको चेंज कर सकते हो, ठीक है। चलो अभी मैं बताती हूँ, राइट। इज अ टाइम पीरियड व्हेन फर्म इज डूइंग एक्चुअल प्रोडक्शन, फर्म एक्चुअल प्रोडक्शन कर रही है जिसमें एक इनपुट क्या है, फिक्स्ड है, यानी कि कैपिटल फिक्स्ड है या तो लेबर वेरिएबल फिक्स्ड है, ठीक है। क्या फिक्स्ड है, कैपिटल क्या है, फिक्स्ड है, लेबर क्या है, वेरिएबल है, ओके। फिर उसके बाद लॉन्ग रन में एक ऐसा टाइम पीरियड है जहां पे फर्म प्लान करके चलती है और उसके सारे के सारे इनपुट्स क्या रहते हैं, वेरिएबल रहते हैं। तो शॉर्ट रन में हमने पढ़ा कि एक फैक्टर क्या रहेगा, फिक्स्ड रहेगा, किसके बीच में, लेबर और कैपिटल के बीच में, कैपिटल फिक्स्ड है, लेबर क्या रहेगी, वेरिएबल रहेगी, कैन बी चेंज्ड, ओके। इसमें लेबर हो या कैपिटल हो, दोनों को ही हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ऑल द फैक्टर्स, ऑल द इनपुट्स आर वेरिएबल। लॉन्ग रन में हम मान के चलते हैं देयर इज अ प्लानिंग स्टेज, हम प्लान करके चल रहे हैं प्रोडक्शन को बढ़ाने का, और यहाँ पे शॉर्ट रन में हम सिर्फ और सिर्फ गोल होता है हमारा एक्चुअल प्रोडक्शन करना, राइट। तो कैपिटल फिक्स्ड रहती है, लेबर वेरिएबल रहती है, उसमें कैपिटल भी फिक्स्ड वेरिएबल रहेगी, लेबर भी वेरिएबल रहेगी, उसमें किसमें, फिक्स्ड में, परफेक्ट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक बेकरी है, तो बेकरी इमिजिएटली दूसरी फैक्ट्री नहीं बना सकती, अनदर फैक्ट्री बिल्ड नहीं कर सकती इन शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि उसके पास मशीनरी फिक्स्ड रहती है, वर्कर्स वो इंक्रीज कर सकता है, दिहाड़ी पे वो मजदूर को लेके आ सकता है, मजदूर मतलब जो वंस हुसोएवर मेकिंग द केक, वो आज उसको हायर कर सकता है, इसको बोलते हैं शॉर्ट रन, ठीक है, कि मशीनरी उसकी क्या है, फिक्स्ड है, बट लेबर ही कैन चेंज अकॉर्डिंगली, दिस इज शॉर्ट रन। व्हेन शॉर्ट रन में हमारे पास एक लॉ आता है, दैट इज लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, जो शॉर्ट रन में अप्लाई होता है। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन का अनदर नाम है लॉ ऑफ रिटर्न्स टू वेरिएबल इनपुट, और हम इसे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स भी बोलते हैं, ठीक है। ये शॉर्ट रन में रहता है, इसके तीन नाम हैं, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन शॉर्ट रन में लगता है, लॉ ऑफ रिटर्न्स टू वेरिएबल इनपुट, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स। नाउ स्टेटमेंट क्या है, स्टेटमेंट है, मैं अभी से लिख देती हूँ, वेयर मोर यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर आर एडेड टू फिक्स्ड फैक्टर्स, मार्जिनल प्रोडक्ट अल्टीमेटली फॉल्स। समझाती हूं अभी, क्या मतलब है, जहां मोर यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर होंगे, अगर हम उसे फिक्स्ड फैक्टर में जोड़ेंगे तो मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होने वाला है, गिरना शुरू हो जाएगा, ओके। सपोजिटली एक किचन है, ठीक है, हम उसमें बार बार कोई ना कोई कुक जो है ऐड कर रहे हैं, मतलब एक मॉर्निंग के लिए कुक आ रहा है, एक आफ्टरनून के लिए कुक आ रहा है, एक नून पीरियड के लिए कुक आ रहे हैं, ठीक है। सो इनिशियली जब हमने एक एक किचन, हम घर की किचन नहीं मान के चल रहे हैं, एक हम रेस्टोरेंट की किचन मान के चल रहे हैं, ठीक है।
जब बहुत सारे कुक हम हायर कर लेंगे ना, तो किचन बहुत क्राउडेड हो जाएगी, राइट। पहले पहले तो प्रोडक्शन बढ़ेगी, फिर बहुत सारे हम जब कुक हायर कर लेंगे तो किचन में बहुत ज़्यादा क्राउड बढ़ जाएगा, तो एक्स्ट्रा फूड बचेगा, एक्स्ट्रा कुक ऑब्वियसली कंट्रीब्यूट जो है वो कम करेगा, क्योंकि ऑलरेडी काम जो है वो ऑलरेडी दूसरे कुक ने कर दिया होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे अजम्पशन क्या मान के चलते हैं, वही सेम, टेक्नोलॉजी कांस्टेंट, सम फैक्टर्स विल बी फिक्स्ड, क्योंकि शॉर्ट रन है ना, तो मतलब लेबर को हम चेंज कर सकते हैं, बाकी बाकी सारे फैक्टर्स क्या रहेंगे, फिक्स्ड। इनपुट को हम फिक्स्ड प्रपोर्शन में यूज नहीं कर रहे हैं, हम इनपुट्स को यानी कि रॉ मटेरियल को या फिर लेबर को हम क्वांटिटी प्रपोर्शन वाइज बढ़ा रहे हैं, और हम फिजिकल यूनिट को यहाँ पे कंसीडर करके चलते हैं, ठीक है। एज पर दिस लॉस, जैसे जैसे हम लेबर की क्वांटिटी बढ़ाएंगे, इसका मार्जिनल प्रोडक्ट डिक्लाइन हो जाएगा। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन शॉर्ट रन में लगता है, इसमें हम अजम्पशन मान के चलते हैं टेक्नोलॉजी कांस्टेंट, इनपुट फिक्स्ड रहने वाले हैं, यहाँ पे जो है डज नॉट अप्लाई, जहाँ पे फैक्टर्स जो क्या है फिक्स्ड प्रपोर्शन में यूज करेंगे, मतलब हम कोशिश कर रहे हैं कि इनपुट्स हमारे वेरिएबल रहें, ठीक है, कुछ इनपुट्स जैसे कि रॉ मटेरियल और लेबर। हम यहाँ पे फिजिकल इनपुट की बात कर रहे हैं, ठीक है, और फिजिकल आउटपुट की ही बात कर रहे हैं। देन वी हैव सम 3 प्रोडक्ट्स, दैट इज टोटल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट। टोटल प्रोडक्ट का मतलब है टोटल प्रोडक्शन कितनी हुई है जब हमने सारे के सारे इनपुट्स को टुगेदर पुट किया। एवरेज प्रोडक्ट का मतलब हमने टोटल प्रोडक्ट को डिवाइड किया विद द नंबर ऑफ यूनिट वेरिएबल। फिर हमारे पास मार्जिनल प्रोडक्ट का मतलब हमारा टोटल एडिशनल लेबर लगाने की वजह से कितना प्रोडक्ट में चेंज आ रहा है। मार्जिनल प्रोडक्ट का वही सेम फॉर्मूला हमने जो टोटल उसमें किया था, कॉस्ट वाले में किया था, मार्केट वाले में किया था, है ना। टोटल चेंज इन द टोटल प्रोडक्ट अपॉन चेंज इन द क्वांटिटी, डेल्टा डिनोट्स चेंज, एंड टीपी 1 माइनस टीपी एन माइनस 1 मतलब 0। सपोजिटली 10 वर्कर हैं उन, और 10 वर्कर 500 चेयर्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो मतलब टोटल प्रोडक्शन कितनी हुई मेरी 500 चेयर्स। एवरेज प्रोडक्ट कितना निकलेगा, एवरेज प्रोडक्ट निकलेगा 500, मेरे पास क्या था टोटल प्रोडक्ट कितना था 500, नंबर ऑफ यूनिट लेबर कितने काम कर रहे हैं 10, तो यानी कि 50, मेरे पास एवरेज प्रोडक्ट कितने निकलेगा 50, ठीक है। ओके, मतलब जब मेरे 500 चेयर्स 10 वर्कर ने बनाई, तो एक वर्कर ने कितनी चेयर बनाई होगी 10 चेयर, 50 जो है वो बना 50 चेयर बनाई होंगी। देन थर्ड इज मार्जिनल प्रोडक्ट। तो मार्जिनल प्रोडक्ट क्या मतलब है, एक्स्ट्रा आउटपुट फ्रॉम 1 एडिशनल वर्कर, ठीक है। जैसे कि उसका फॉर्मूला क्या है, चेंज इन द टोटल प्रोडक्ट, जब टोटल प्रोडक्ट मेरा इंक्रीज होगा, ठीक है, तो कितना मेरा मतलब टोटल प्रोडक्ट चेंज होने की वजह से एक वर्कर और आने की वजह से मेरा कितना एडिशंस आ रही हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरा टोटल प्रोडक्ट 500 से 560 हो गया, 500 से 560 हो गया, तो मार्जिनल प्रोडक्ट क्या है, एडिशन कितने हुए हैं 60 प्रोडक्ट्स के एडिशंस हुए हैं, ठीक है। दैट मीन्स एक्स्ट्रा आउटपुट फ्रॉम एडिशनल यूनिट्स, क्लियर है। फिर हमारे पास ये एक चार्ट आता है जिसमें देखो ग्राफ, वैसे तो एग्जाम में नहीं आने वाले, फिर भी मैं एक रेफरेंस देके चल रही हूँ। टोटल प्रोडक्ट मेरा ऊपर जा रहा है, इंक्रीजिंग है, फिर वो गिर रहा है, यहाँ पे मेरा टोटल प्रोडक्ट मैक्सिमम है, यहाँ पे एमपी क्या है, गिर रहा है, ठीक है। जब मेरा टोटल प्रोडक्ट मैक्सिमम होता है तो मेरा मार्जिनल प्रोडक्ट क्या रहता है 0। एवरेज प्रोडक्ट क्या रहता है, एवरेज प्रोडक्ट ऑलवेज एवरेज है, तो ये हमेशा मार्जिनल प्रोडक्ट से यहाँ पे रहेगा, ठीक है। अगर मैं एमपी की भी बात करूं तो ये कुछ ऐसा आएगा, मैम दोबारा ड्रॉ कर दो, चलो रुको, समथिंग लाइक दिस। ये मेरा सबसे पहले बात है टोटल प्रोडक्ट, ठीक है। ये एवरेज कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, एवरेज प्रोडक्ट। एमपी ऊपर से तो शुरू करेगा पर फिर वो नीचे आ जाएगा, एमपी, क्लियर है इतना, ठीक है। इसको बोलते हैं हम स्टेज 1,
इसको ही हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। दिस इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। यहाँ पे हम करते हैं स्टेज 1, फिर आती है हमारे पास स्टेज 2 जिसमें हम टीपी हमारा क्या होता है मैक्सिमम, जहाँ पे ये मेरा थोड़ा सा गलत हो गया है, यहाँ पे आना चाहिए था एमपी, तो एमपी मेरा क्या होगा 0। फिर आती है हमारे पास स्टेज 3। एक रैशनल प्रोड्यूसर कहाँ प्रोड्यूस करता है, हमेशा स्टेज 2 में प्रोड्यूस करके चलता है। तो रिलेशनशिप क्या है, जब रिलेशनशिप क्या है एवरेज एपी एमपी का, एपी राइज करेगा, जब भी एपी राइज करेगा पर एमपी उससे ज्यादा राइज कर रहा है, देखो एमपी उससे ज्यादा राइज करेगा। फिर जब एपी मैक्सिमम हो जाएगा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पे, एपी मैक्सिमम हो जाता है, ठीक है। एमपी एपी के दोनों क्या रहेंगे इक्वल रहेंगे, क्योंकि एमपी ने एपी को क्या कर दिया कट कर दिया। जब एपी नीचे आएगा तो एमपी बहुत ज्यादा नीचे आएगा एज कंपेयर टू एपी, ठीक है, क्लियर है। तो स्टेज ऑफ ऑपरेशन क्या है, आप कभी भी रैशनल प्रोड्यूसर स्टेज 1 में प्रोड्यूस नहीं करता है, क्योंकि अभी अभी हमने प्रॉपरली अपने रिसोर्सेज को यूटिलाइज नहीं किया है। स्टेज 3 में नहीं करते हैं, क्योंकि स्टेज 1 में हम ओवर क्राउड कर रहे हैं, ओवर क्राउडिंग नहीं करनी चाहिए। स्टेज 1 को बेटा हम इकोनॉमिक एब्सर्डिटी बोलते हैं, स्टेज 3 को हम इकोनॉमिक नॉनसेंस बोलते हैं। एक रैशनल प्रोड्यूसर हमेशा स्टेज 2 में प्रोड्यूस करके चलता है, क्लियर है। तो इसका मतलब है आप अपने यहाँ पे लिख लेना, एमपी फर्स्ट स्टेज अबव एपी, ठीक है, देन बिकम्स इक्वल, देन गोज बिलो। एमपी पहले ऊपर होता है एपी से, फिर इक्वल आ जाता है, फिर वो एपी से भी गया गुजरा नीचे निकल जाता है, ठीक है। सो अभी हम लेबर को बढ़ा रहे हैं, लेबर को बढ़ा रहे हैं, लेबर को बढ़ा रहे हैं, देखो लेबर बढ़ रही है 1 से 2 यूनिट, 3 यूनिट ऑफ लेबर, 4 यूनिट ऑफ लेबर, 5 यूनिट ऑफ लेबर, टोटल प्रोडक्ट देखो कीप्स ऑन राइजिंग, बढ़ रहा है। फिर एक पॉइंट आया लेबर कम होनी शुरू हो गई, लास्ट था 750 ग्रेटर, अब 740 आ गया। एवरेज प्रोडक्ट कैसे निकलेगा, मैं टीपी को डिवाइड करूंगा विद द लेबर, टीपी कितना है 100 डिवाइडेड बाय 1 तो 100, 210 डिवाइडेड बाय 2 तो 105। मैं ये 2 कहाँ से आया, ये देखो आउटपुट कितनी थी 2, फिर 330 डिवाइडेड बाय 3 तो 110, फिर 440 डिवाइडेड बाय 4 तो 110। तो एपी कैसे निकलेगा, टोटल प्रोडक्ट को हम लेबर के साथ डिवाइड कर देंगे, मार्जिनल प्रोडक्ट, टोटल प्रोडक्ट TP1 माइनस TP0, 100 माइनस 0 पीछे वाला कुछ नहीं है तो 100, 210 माइनस 100 तो 110, 330 माइनस 210 तो 120, 440 माइनस 330 तो 110, 520 माइनस 440 तो 80 आएगा। सिमिलरली ये देखो एमपी एवरेज प्रोडक्ट क्या बढ़ रहा है 100, 105, 110, 110, तो एमपी देखो बढ़ रहा है, एपी से तो ज्यादा ही है 120, 110। फिर एपी क्या होना शुरू हुआ, मैक्सिमम पहुंचा, मैं रुको इसको रिमूव करती थोड़ा सा, एपी देखो एपी बढ़ रहा है, यहाँ पे एपी देखो बढ़ रहा है 100, 105, 110, 110, फिर एक मैक्सिमम पॉइंट पे एपी पहुंचा और फिर वो गिरना शुरू हो गया, पर वो नेगेटिव नहीं जा रहा, एमपी क्या हो रहा है बढ़ रहा है, एपी से ज्यादा है 100 है 100 है, 105 है तो 110 है, जब ये मैक्सिमम पहुंचा तो अब एमपी गिरना शुरू हो जाएगा, इट बिकम्स नेगेटिव। जब यहां पर एमपी क्या है 0 तो टोटल प्रोडक्ट क्या है मैक्सिमम, मैक्सिमम है ना 750, पहले कितना था 100, 200, 330, 440, सबसे ज्यादा कहाँ पे है इधर है, मैम यहाँ पे भी तो है पर यहाँ पर एमपी जो है वो 0 नहीं है, तो हमें क्या देखना होता है एमपी 0 कहाँ है और यहाँ पे कितना है, तो यहाँ पे ही वो क्या होगा कंज्यूमर भी सेटिस्फाई प्रोड्यूसर भी सेटिस्फाई, ठीक है। अभी हम प्रोड्यूसर के बारे में बात करके चल रहे हैं। सो वी हैव 3 स्टेजेस इन द लॉ ऑफ
in the law of variable proportion. स्टेज 1 है, स्टेज 2 है, स्टेज 3 है. स्टेज 1 में पहला पॉइंट है टीपी के ऊपर, दूसरा पॉइंट है एमपी के ऊपर, तीसरा पॉइंट है एपी के ऊपर. ठीक है. टीपी पहले क्या बढ़ रहा था ना, ऐसे हो रहा था. टीपी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, पहली बात. ठीक है. टीपी इंक्रीजेज एट द इंक्रीजिंग रेट एंड देन इंक्रीज, बाद में इंक्रीज कैसे, इंक्रीज ही कर रहा होता है पर डिक्रीजिंग रेट पे इंक्रीज कर रहा होता है. देखो ऊपर टीपी इंक्रीज ही कर रहा है पर डिक्रीजिंग रेट पे कर रहा है. पहले 100 से 110 था, 110, 100 से 210 हुआ, मतलब 110 में मूवमेंट हुई. यहाँ पे कितनी मूवमेंट हो रही है, 720 से 750, मतलब 30 की. तो इंक्रीजिंग एट द डिक्रीजिंग रेट. ठीक है. स्टेज 2 जहाँ पे वो डिमिनिशिंग रेट पे डिक्रीज करता है बट वो मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंच जाता है, इसी को ही हम बोलते हैं स्टेज 2, जहाँ पे रैशनल कंज्यूमर जो है वो, रैशनल प्रोड्यूसर जो है वो प्रोड्यूस करके चलता है. स्टेज 3 में टीपी फॉल होना शुरू हो जाता है. मार्जिनल प्रोडक्ट कुछ ऐसा था. यहाँ पे मेरा टीपी मैक्सिमम था क्योंकि एमपी क्या हो जाता है, 0. ठीक है. तो पहले एमपी इंक्रीज कर रहा होता है, फिर वो मैक्सिमम पॉइंट पे रीच कर देता है, फिर वो डिक्रीज करना शुरू हो जाता है और 0 बन जाता है, फिर एमपी नेगेटिव होना शुरू हो जाता है. एपी कहाँ था मेरा, एपी पहले तो नीचे था, फिर पहले तो नीचे था, फिर मैक्सिमम पॉइंट पे आता है और फिर नीचे आ जाता है. मतलब यहाँ पे ये एमपी एपी के इक्वल आते हैं. एपी पहले इंक्रीज करता है, मैक्सिमम अपने पॉइंट पे पहुंचता है, आफ्टर रीचिंग मैक्सिमम पॉइंट फिर वो गिरना शुरू हो जाता है एंड कंटिन्यूज टू डिमिनिशिंग, बट नेगेटिव नहीं होता है. नाउ कम्स एक रैशनल प्रोड्यूसर को कहाँ प्रोड्यूस करना चाहिए, स्टेज 2 में प्रोड्यूस करना चाहिए, क्योंकि स्टेज 1 में बहुत कम लेबर होती है, आपके रिसोर्सेज जो है वो अंडर यूटिलाइज्ड होते हैं. ठीक है. तो इसीलिए कभी भी प्रोड्यूसर नहीं प्रोड्यूस करता. स्टेज 2 बेस्ट होती है क्योंकि आप रैशनल प्रोड्यूसर वहीं पे काम करता है क्योंकि सब रिसोर्सेज उसके ऑप्टिमली यूटिलाइज होते हैं. स्टेज 3 में बहुत सारी लेबर हम लगा देते हैं, ओवर क्राउडिंग हो जाती है, तो इसीलिए हमारा एमपी जो होता है ना वो नेगेटिव होना शुरू हो जाता है, तो इसलिए वी शुड नेवर. ठीक है. तो स्टेज 1 एंड स्टेज 3 को कलेक्टिवली हम, स्टेज 1 को हम इकोनॉमिक एब्सर्डिटी बोलते हैं और लास्ट वाले स्टेज को, स्टेज 3 को हम इकोनॉमिक नॉनसेंस बोलते हैं. ठीक है. अब आता है रिटर्न्स टू स्केल, यानी कि जो होता है लॉन्ग रन में अप्लाई होता है. ठीक है. जो किसमें अप्लाई होता है, लॉन्ग रन में अप्लाई होता है. यहाँ पे सारे के सारे इनपुट्स, एवरी इनपुट इज व्हाट, वेरिएबल. सारे के सारे इनपुट हम यहाँ पे चेंज कर देते हैं. कोई भी इनपुट ऐसा नहीं होता है जिसको हम नहीं चेंज कर सकते. लेबर को चेंज कर सकते हैं, लैंड बढ़ा सकते हैं, नई नई मशीनरीज लेके आ सकते हैं. ठीक है. सो ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड, हम उसे डिक्रीज भी कर सकते हैं सेम प्रपोर्शन में. ठीक है. सो जैसे जैसे उसको फर्म को रियलाइज होता है, नीड रियलाइज होती है, वो चेंज कर सकता है. इसमें भी ना हमारी 3 स्टेजेस होती हैं. एक होता है इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, एक होता है डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, एक थर्ड आता है कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल. तो इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल का मतलब क्या है, आपने इनपुट पता कितनी लगाई, आपने इनपुट इंक्रीज करी 50% से, जिससे आपकी आउटपुट पता कितनी इंक्रीज हुई, आउटपुट इंक्रीज हुई 60% से. ठीक है. तो इसका मतलब क्या है, आपकी इनपुट्स के ज़्यादा, आपने इनपुट 50% बढ़ाई, आउटपुट कितनी बढ़ी है, 60% है. आपकी आउटपुट ज़्यादा बढ़ रही है, हाँ, इंक्रीज इन आउटपुट इज मोर देन द इंक्रीज इन द इनपुट. तो आउटपुट ज़्यादा बढ़ रही है एज कंपेयर टू इनपुट के बढ़ाने से, उसे बोलते हैं इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल. देन वी हैव समथिंग कॉल्ड कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल. तो कांस्टेंट मतलब आपने आउटपुट कितनी इंक्रीज करी, आपने इनपुट कितनी इंक्रीज करी, इनपुट इंक्रीज करी 50%, जिससे मेरी आउटपुट कितनी इंक्रीज हो रही है, 50%, दोनों इक्वल हो रहे हैं. ठीक है. मतलब इसको बोलते हैं एग्जैक्टली प्रोपोर्शनल. क्या बोलते हैं हम इसको, एग्जैक्टली प्रोपोर्शनल. तो अगर एग्जैक्टली प्रोपोर्शनल है तो उसको हम लीनियर होमोजीनियस प्रोडक्शन फंक्शन भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं हम उसको, लीनियर होमोजीनियस प्रोडक्शन फंक्शन. ठीक है. तो उसे बोलते हैं कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल. देन वी हैव समथिंग कॉल्ड डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल, जिसमें आपने इनपुट कितनी बढ़ाई, कांस्टेंट, वही एग्जांपल लेके चल रही हूँ, मैंने इनपुट बढ़ाई है आपकी
50% से, बट आउटपुट कितनी इंक्रीज हुई, ओनली 40%। तो मतलब आउटपुट का इंक्रीज कम है एज कंपेयर टू इनपुट। मतलब यहाँ पर इनपुट ज़्यादा है, आउटपुट कम है। जहाँ पे इनपुट ज़्यादा, इजी कर लेते हैं इसको, जहाँ पे इनपुट ज़्यादा आउटपुट कम, डिक्रीजिंग। इनपुट कम है बट आउटपुट ज़्यादा आ रही है तो इंक्रीजिंग। इनपुट आउटपुट, जितनी इनपुट बढ़ाई उतनी ही आउटपुट बढ़ी, प्रोपोर्शनेट है, लीनियर है, दैट इज कांस्टेंट, रिटर्न्स टू स्केल। क्लियर है? नाउ कम्स कॉब डोगलास प्रोडक्शन फंक्शन। ठीक है, थोड़ा सा रिलैक्स कर लो, देन वी विल स्टार्ट विद दिस। लाइट आ चुकी है गाइस? दो मिनट का ब्रेक लेते हैं, है ना? फिर लाइट चले गई। आज लाइट लाइट खेल रहे हैं हम सुबह से, और फेस बिल्कुल भी नहीं आ रहा। चलो हो गए 2 मिनट। लेट्स स्टार्ट कॉब डुगलास प्रोडक्शन फंक्शन। ठीक है, अब यहाँ पे ना बेसिकली सपोज करो आपके पास एक फैक्ट्री है। क्या है आपके पास? एक फैक्ट्री है, और फैक्ट्री में प्रोडक्शन करने के लिए, इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस इन द फैक्ट्री, आपको दो चीजें चाहिए। यू नीड टू थिंग्स। पहले लेबर, यानी कि वर्कर्स, बहुत सारे वर्कर्स चाहिए मुझे। ठीक है, हाँ हाँ मैम समझ गए। और मुझे कैपिटल चाहिए, मतलब मुझे मशीन चाहिए, मुझे लैंड चाहिए, मुझे इक्विपमेंट चाहिए। राइट? क्वेश्चन ये है कि प्रोडक्शन में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन किसका होता है? प्रोडक्शन में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन किसका होता है? इसका आंसर हमें कॉब डोगलास देके चलते हैं। ठीक है, इसका आंसर कौन देता है हमें? कॉब डोगलास प्रोडक्शन फंक्शन देता है। क्या देता है? पहले फॉर्मूला कुछ ऐसा था, Q इज इक्वल टू व्हाट? K। Q का मतलब क्या? आउटपुट। Q का मतलब क्या है? आउटपुट। ठीक है, L का मतलब क्या है? लेबर। K का मतलब क्या है? कैपिटल। हमने पहले भी डिस्कस किया था ना ये। K का मतलब क्या है? कैपिटल। A का मतलब क्या है? दिस A इज टेक्नोलॉजी। दिस ए इज टेक्नोलॉजी। एंड बी क्या है? लेबर और कैपिटल का कंट्रीब्यूशन। ऐसे लिख लेते हैं, ए एंड बी, लेबर एंड कैपिटल कंट्रीब्यूशन। क्लियर है? हमने इस फॉर्मूला को लेटर अपडेट कर दिया। Q इज इक्वल टू के एल माइनस ए, एल पावर में A और C पावर में B। ठीक है, डन। क्लियर है? ओके। अब सपोजिडली हम क्या करके चलते हैं, हम लेबर को, यहाँ पे इनफ रहेगा मुझे स्पेस। ठीक है, लेट्स डू। हम लेबर कितनी रखते हैं? हम लेबर रखते हैं 75%, और हम कैपिटल रखते हैं 25%। ठीक है,
100% हो गया, लेबर हमने 75% यूटिलाइज करी, कैपिटल हमने 25% यूटिलाइज करी। हमारी इक्वेशन क्या थी? Q इज इक्वल टू, मेरे साथ रिकॉल करो, A इसको चेंज करो, A L 0.75 K 0.25। अब देखो K कितना है, लेबर कितनी है मेरे पास, दैट इज 0.75, ठीक है, और कैपिटल कितनी है मेरे पास 25। तो इसका मतलब सिंपल है, क्या प्रोडक्शन में 75% कंट्रीब्यूट